हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द PYQ चैनल पर। और हम लोग यहाँ पर RO के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के, उसके साथ साथ में उत्तराखंड के भी एक दो पेपर जो भी इस किताब में दिए हुए हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को, जो कि हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में कवर करने की कोशिश करते हैं कि टोटल 1 घंटे के अंदर ही 150-140 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, ठीक है। और जैसे शॉर्ट्स के तरीके से नहीं देख सकते इसको, तो पूरा देखने की कोशिश करिए। और दूसरा ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो यू आर वेलकम, कि आपका जो है देखने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी है शॉर्ट्स देख देख कर। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि देखिए प्रैक्टिस सेशन है, तो मैं साथ में करता हूँ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मैं सारे का करेक्ट आंसर बताऊंगा, मैं एक आंसर गेस करूंगा, ठीक है, वो आंसर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन दिखता रहता है। लेकिन हम लोग अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं कि आप लोग एकदम उस तरीके से पेपर को करिए जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण, तो जब भी मध्य पाषाण की बात आती है, देखिए मैं इसको अंडरलाइन करके रखा हूँ, जब भी मध्य पाषाण की बात आती है तो याद रखेंगे कि मध्य पाषाण में कुछ स्थान हैं जिनके नाम आप डायरेक्टली भी सर्च करके याद कर सकते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड के कौन कौन से स्थान भारत में पाए गए थे। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। उसमें जो है महदहा एक जगह है, तो महदहा से जो है हड्डी निर्मित आभूषण प्राप्त हुए थे। महदहा से हड्डी निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या क्या है, तो भेदक खुरचनी यानी कि स्क्रैपर प्राप्त हुआ है। भेदक यानी कि जो पिंच करने के लिए, मतलब आर पार छेद करने के लिए। समलम चतुर्भुज का यानी कि रोम्बस ओम्बस का उल्लेख है। सींग और श्रृंग से बने उपकरण और आभूषण सराय नाहर राय से भी मिलते हैं, ठीक है। ये सब महदहा कहाँ स्थित है, तो प्रतापगढ़ जिले में एक पट्टी तहसील है वहाँ पर स्थित है। सैंधव सभ्यता की बात की जाए, पूछता है कि नगर ऐसा स्थान है जहाँ पर नगर जो है 3 भागों में विभाजित है। तो मोस्टली जो नगर है वो 2 भागों में विभाजित है, जिनको इंग्लिश में सिटाडेल कहते हैं। तो एक हायर है, एक लोअर है। तो हायर जो होता था वो कुलीन वर्गों के लिए होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए होता था। जो लोअर हाउस होते थे या लोअर सिटाडेल होते थे वो होते थे सामान्य लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन धौलावीरा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर 3 वर्गों में विभाजित था नगर, ठीक है। तो धौलावीरा से और क्या क्या मिलता है, तो धौलावीरा जो है वहाँ से वाटर हार्वेस्टिंग का यानी कि पानी स्टोर करने की साइट भी वहाँ से मिली है। और एक बहुत बड़ा स्टेडियम नुमा जो है एक स्थल भी धौलावीरा से ही मिलता है। तो गुजरात में स्थित है और RS बिष्ट ने इसको खोजा था। तो कच्छ जिले में है, भचाऊ तालुका में है, ठीक है ना, भचाऊ। और RS बिष्ट ने जो है इसको खोजा था 1991 में। तो इसमें भी जो धौलावीरा में 3 भाग में विभाजित नगर है, उसमें से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी से घिरा हुआ है, यानी कि ऐसे इस प्रकार से कुछ इसमें जो है दुर्ग बने हुए हैं, यानी कि ऊंची ऊंची दीवारें या प्राचीरें बनी हुई हैं। ऐसी नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती, ऐसा कहता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, तो होता या होत्र भी इसको लिखते हैं, ये होता है ऋग्वेद वाले जो हैं, जो उनको पाठ करता है उनको होत्र कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार साम वेद वाले को उद्गाता कहते हैं, यजुर्वेद वाले को अध्वर्यु कहते हैं और अथर्ववेद वाले को ब्रह्म कहते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि सामवेद का जो पुरोहित होता है उसको उद्गाता कहते हैं, यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्म कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि परिषद किसके में हुई थी, तो बौद्ध संगीति यानी कि बौद्ध का कॉन्फ्रेंस होता था कि बौद्ध के जो भी लोग हैं संप्रदाय के बड़े लोग वो मिलते थे, जिसमें एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता था और फिर सभा होती थी, उसमें कुछ डिसीजन होता था। तो 4 बौद्ध समितियां हुई हैं, ठीक ना। एक हुई है अजातशत्रु के काल में, दूसरी हुई है कालाशोक के काल में, ठीक ना, तीसरी हुई है अशोक और चौथी हुई है आपकी कनिष्क के काल में, ठीक है। कहाँ कहाँ हुई है, तो ये हुई है राजगृह में, ठीक है, राजगृह में। ये हुई है वैशाली में दूसरी वाली, ठीक ना। ये हुई है पाटलिपुत्र में और लास्ट हुई है कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है ना, कश्मीर में। अब सबके एक एक अध्यक्ष होते थे। तो पहले के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, तो क्रमशः देख लेते हैं। पहले हैं महाकश्यप, कश्यप, ठीक है ना। दूसरे हैं सबाकामी, तीसरे हैं मोगलीपुत्र तिस, ठीक है। और चौथे हैं वसुमित्र अश्वघोष, ठीक है। तो अब चतुर्थ बौद्ध संगति अगर आपको लगानी है तो आ जाएगा कनिष्क के काल में हुई थी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि इसी समय बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। इसको इंग्लिश में जानेंगे तो हीनयान को बोलते हैं लोअर व्हीकल और महायान को बोलते हैं हायर व्हीकल, ठीक है ना।
ठीक है। तो महायान को थोड़ा सुपीरियर माना गया है। महायान की पूजा कहाँ होती है? जो भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गई, तो यहाँ महायान की पूजा होती है। और हीनयान की पूजा जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे छोटी कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका हो गया, ठीक है, इधर जावा सुमात्रा टाइप में हो गया, छोटी छोटी कंट्रीज़ में हीनयान की पूजा होती है। फिर ये लोग जो है बुद्ध के कोई एक्चुअल फॉर्म को नहीं बिलीव करते हैं, जबकि मतलब आइडल वर्शिप में नहीं बिलीव करते हैं, जबकि जो चाइनीज़ लोग हैं वो आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा करते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, आगे कहता है कि इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्मों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें महाविभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। कि जितने भी इनके पिटक थे, चाहे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इस पर जो है भाष्य लिखे गए, यानी कि उसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि रूपांतरित किया गया थोड़ा ईजियर लैंग्वेज में, मोटे टेक्स्ट में। ठीक है, तो उसको बोला गया महाविभाषा शास्त्र। अगला है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताओ जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो उसका नाम था पुरु या पोरस। तो सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई करके, बहुत पहले सॉन्ग भी आता था। तो पोरस जो थे वो बहुत प्रतापी राजा थे, और जब सिकंदर पोरस को हरा देता है तो फिर पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर जो है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो झेलम के तट पर ये हुआ था। बाकी सिकंदर के बारे में बात करें तो मकदूनिया का रहने वाला था। सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु। और सिकंदर से जब सिकंदर यहाँ पर आया था तो 2-3 चीज़ें अरस्तु ने मांगी थी, जिसमें से कि एक जो है यहाँ के कुछ मेवे मांगे थे, तो यही कुछ अंजीर इत्यादि चीज़ें मांगी हुई थी। तो सिकंदर के बारे में बात करें तो 326 ईसा पूर्व में, यानी कि 326 बीसी में खैबर दर्रा क्या है? जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से इंडिया की ओर आने का जो दर्रा है, मतलब मिडिल ईस्ट से अगर मिडिल ईस्ट से अफगानिस्तान होते हुए भारत आना है तो खैबर दर्रा क्रॉस करना पड़ता है। तो वहीं को पार करके भारत में आया था ये। और तक्षशिला के राजा जो आम्भी थे उसकी सहायता का वचन देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे आम्भी राजा जो थे। झेलम और चिनाब नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में पोरस या पुरु जो है शासन करते थे, वहाँ सिकंदर के समक्ष समर्पण की मांग ठुकरा दिए थे। फलस्वरूप झेलम, जिसको वितस्ता भी बोलते हैं, उसमें युद्ध हुआ था इनका। पोरस की हार हुई थी, किंतु उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसको राज्य लौटा दिए थे। ये कंसेप्ट है टोटल। शक संवत कब प्रारंभ होता है? तो शक संवत जो है कुशाणों के समय प्रारंभ होता है, जब कनिष्क बैठते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है 78 AD में, तो जो है शक संवत प्रारंभ होता है। तो ईस्वी लिखा हुआ है, याद रखेंगे, 78 AD की बात करता है। लेकिन अगर कहता है विक्रम संवत कब प्रारंभ होता है? विक्रम संवत, ठीक है, तो शकारी विक्रमादित्य, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो है विक्रम संवत गुप्त वंश के राजाओं ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति थे जिनके नाम पर विक्रम संवत चलता था, वो 57 BC से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, 57 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है विक्रम संवत। ठीक है, फिर कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी, और चौथी बौद्ध संगीति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो ये जो डिटेल देता है वो देता है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज कौन है? तो मेगास्थनीज वो व्यक्ति है जो कि सेल्यूकस के साथ भारत आया है। सेल्यूकस कौन है? सेल्यूकस निकेटर है जो आपके सिकंदर है, सिकंदर महान, ठीक है, उनका ये सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस। तो सेल्यूकस के साथ ही मेगास्थनीज आता है और फिर इंडिका नामक बुक लिखता है। उसमें ये बहुत सारी बड़ाई करता है भारत की, बताता है कि प्रशासन जो है टोटल 7 श्रेणियों में भारतीय समाज विभक्त है। ठीक है, और इन 7 श्रेणियों में दार्शनिक होते हैं, कृषक होते हैं, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री, और समाज में दास प्रथा का कहीं उल्लेख जो है ये नहीं करता है। ठीक है, तो इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण भी है ये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि तमिल ग्रंथों में किसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है तिरुवल्लुवर। ठीक है, आपने कई बार देखा भी होगा कि बनारस में जो है जब काशी तमिल संगमम हो रहा है तो वहाँ पर भी तिरुवल्लुवर की मूर्ति या तिरुवल्लुवर का जो है बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना भी की जा रही है। और काफ़ी प्रख्यात व्याकरणविद थे, यानी कि व्याकरण के ज्ञाता थे, और तमिल में ही बहुत सारी रचनाएं भी की थी। तमिल काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, 2nd सेंचुरी BC की कही जाती है। तो लघु वेद की संज्ञा इनके द्वारा जो लिखा गया था उसका नाम है कुरल। यहाँ पर कुराल लिखा है लेकिन कुरल भी नाम है इसका। तो कुरल की रचना इन्होंने की थी। इसके साथ ही जो है तो कापियम की भी शायद रचना की थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। तो इसमें जो है
इन्होंने कुरल की थी ये कंफर्म है। फिर इस ग्रंथ में टोटल 133 अध्याय और 1330 कविताएं हैं। अब देखिए इसको क्यों हाईलाइट किया गया। हाईलाइट इसलिए किया गया क्योंकि पिछले बार या एक बार ऐसे ही किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अगला जो इसमें हम लोग देखेंगे वो देखेंगे चोल शासन से रिलेटेड। तो चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ठीक है, कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो उद्यान प्रशासन का कार्य जो है टोट्टवारियम देखता था। याद कर लीजिए कि टोट्टवारियम जो है उद्यान प्रशासन का काम देखता था चोल साम्राज्य में। चोल प्रशासन में वारियम, यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि वारियम अर्थात समिति के सदस्य जो होते थे चोल प्रशासन में, ठीक है, वो वारीय पेरू मक्कल कहलाते थे। इसमें कुल 30 सदस्य होते थे, जिनमें 12 बुजुर्ग और विद्वान सदस्य को वार्षिक समिति, जिसको संवत्सरवारियम के लिए 12 सदस्य उद्यान समिति, तोट्टवारियम और 6 सदस्य एरीवारियम के लिए निर्वाचित होते थे। सल्तनत काल से प्रश्न देखते हैं कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार में संबंधित था। तो देखिए शाहनामा का लेखक पहले फिरदौसी है, फरिश्ता है नहीं। ठीक है, बाकी फरिश्ता जो है वो 1560 से 1620 ईस्वी के मध्य की बात है। फरिश्ता जो है रहते हैं और तारीख़ फरिश्ता या गुलशने ए इब्राहिमी नामक बुक लिखते हैं। आगे कहता है कि इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था, या कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निजाम शाह के दरबार में रहा और बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि इन्होंने जो गुलशन ए इब्राहिमी लिखी है या तारीख़ फरिश्ता लिखी है वो इब्राहिम आदिल शाह जो कि बीजापुर के शासक हैं उनको समर्पित है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। तो ताराबाई के हाथ में मराठा नेतृत्व था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 3 मार्च 1707 को मृत्यु होती है अहमदनगर के पास, और उस समय मराठा नेतृत्व जो है राजाराम के पास, राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो रहती हैं ताराबाई, उनके हाथ में रहता है। ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करती हैं और मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन जाती हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं 12वां प्रश्न वो है दोस्तों कि भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वो अंडमान निकोबार में था। तो इसका नाम है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है 69 से 72 के बीच में रहता है और इसकी हत्या होती है अंडमान निकोबार द्वीप में। जब वो भ्रमण कर रहा था तो वहाँ पर एक अफगान जो कि एक दंडित अपराधी भी था, उसके द्वारा चाकू मार करके कर दी गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। तो ये पॉइंट से भी प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी। मेयो ने अफगानिस्तान के संदर्भ में सर जॉन लॉरेंस की नीति का समर्थन किया था। अब जॉन लॉरेंस की नीति क्या थी। तो जॉन लॉरेंस जो है रिंग ऑफ फेंस की नीति लेकर के आए थे। तो रिंग ऑफ फेंस नहीं, सॉरी, वो लाए थे मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है, यानी कि तो इसको बोलते हैं कुशल अकर्मण्यता या निष्क्रियता की नीति। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर थे जॉर्ज यूल। ठीक है ना, तो डब्लू दादा बद्रू यूं, तो यानी कि डब्लू सी बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, दादा भाई नरोजी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूल। इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1988 में, 1988 में, और यहाँ पर जॉर्ज यूल या यूले को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था जो कि प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। शारदा अधिनियम में लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु क्या थी। तो लड़कों की 18 वर्ष और लड़कियों की 14, यानी कि कम जो होगा वो लड़कियों की है और जो अधिक होगा वो लड़कों की है। ठीक है, तो 14-18 वर्ष। इसके अलावा भी कई सारे आए हैं, जैसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया है और नेटिव मैरिज एक्ट आया है। तो नेटिव मैरिज पहले आया था, नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो आया था 1872 में, और एज ऑफ कंसेंट आया था 92 में। ठीक है ना, 1892 में, यानी कि 1892 और 1872 क्रमशः। ठीक है, तो नेटिव मैरिज एक्ट क्या था। नेटिव मैरिज एक्ट में लड़की की विवाह की उम्र जो है 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष थी। जबकि एज ऑफ कंसेंट क्या था, सम्मति आयु अधिनियम, ये 1892 में आया था। अधिनियम प्रसिद्ध समाज सुधारक पारसी धर्म के अनुयायी BM मालाबारी के प्रयत्नों से आया था। इसमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, वहीं बात करें जो हम लोग शारदा अधिनियम पढ़ते हैं वो कौन लाया था। तो 1929 में अजमेर के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे जिनका नाम था हरविलास शारदा, उनके प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून आया।
जिसमें लड़कों और लड़कियों की न्यूनतम उम्र क्रमशः लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम हो रहा था उस समय। इसमें देख लेते हैं कि 1857 के समय तो लॉर्ड कैनिंग थे ही, 56 से 62 तक का कार्यकाल था। कंपनी के नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय जो है वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। और न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, मद्रास और कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की थी। सामाजिक सुधार के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह 1856 में कैनिंग के कार्यकाल में ही पास हुआ था। ठीक है, तो ये है कैनिंग से जुड़ी हुई कुछ डिटेल। अगला है कि भारत में 19वीं शताब्दी में पड़ा एक अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। तो कलकत्ता में उन दिनों जो है उड़ीसा में जो है उन दिनों बहुत भीषण अकाल पड़ा था। 1866-67 की बात है, तो उसको सी ऑफ कैलेमिटी के नाम से जानते हैं। 1866-67 में उड़ीसा का अकाल अपनी भयावहता के कारण समुद्र का प्रकोप या प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। यह अकाल 1866 में पूर्वी किनारा कोस्ट से लेकर के मद्रास तक फैला था। 4 करोड़ 45 लाख की आबादी को अपने चपेट में लिया था। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। तो अबुल कलाम आज़ाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे, वो अंतरिम सरकार जो गठित की गई थी 2 सितंबर 1946 को, उसमें कोई भी पद नहीं रखे थे। जबकि लियाकत अली खान जो है उनको वित्त मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। परंतु अगर वास्तव में देखा जाए कि सबसे पहले किसने किया था इस स्वाधीनता आंदोलन को हटा करके, तो स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, ये बात भी आती है। हालांकि स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो बेलगाम में हुआ था, या बेलगांव भी बोलते हैं, बेलग्राम लिखा हुआ है, 1924 में हुआ था। याद रखिएगा, ये कर्नाटक में स्थित है, जिसके अभी 100 वर्ष जो है पूरे हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दिसंबर 1924 में ये सम्मेलन हुआ था, तो 100 वर्ष जो है 2024 दिसंबर में कंप्लीट हुआ है, किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो 1924 वाला अधिवेशन था ये 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो लाला लाजपत राय जो कि गरम दल के सदस्य थे, लाल बाल पाल आप जानते हैं, लाला लाजपत राय को सैंडर्स के कहने पर या उनके आदेश पर जो है लाठीचार्ज में घायल हुए थे और फिर डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है, तो ये एक विदेशी व्यक्ति है जिसका नाम है मैजिनी। ठीक है ना, मैजिनी कहाँ का है, इटली का व्यक्ति है, तो वहाँ का सुधारक है या कह लीजिए दार्शनिक है, उसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1848 में इटली गणतंत्र के तानाशाह बनते हैं मैजिनी और एकीकृत इटली की वकालत करते हैं, उनको ही अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। 4 बुक की बुक दी हुई है, पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नवजीवन महात्मा गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात NC केलकर और कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। तो कौमी आवाज़ जो है वो नवजीवन का ही उर्दू संस्करण है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो महात्मा गांधी का समाचार पत्र था नवजीवन, उसका हिंदी संस्करण में नाम नवजीवन था, उर्दू में नाम इसका कौमी आवाज़ था। और जो है इंग्लिश का जो संस्करण था जो कि जवाहरलाल नेहरू का ओरिजिनल प्रति मतलब था वो प्रकाशित करते थे, उसका नाम था द नेशनल हेराल्ड। तो याद रखेंगे इसको भी। लखनऊ से ये शुरू हुआ था 9 सितंबर 1938 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत मित्र, राजमाता, राष्ट्रमाता, प्रजामित्र और नायक किस किस भाषा में लिखे हुए ये हैं चारों। तो नायक जो है वो है बंगाली। ठीक है, प्रजामित्र जो है वो है गुजराती, भारत मित्र जो है वो है हिंदी और राष्ट्रमाता जो है वो है मराठी। एक बार आंसर देख लेंगे कि भारत मित्र जो है हिंदी है, राष्ट्रमाता मराठी है, प्रजामित्र गुजराती है और नायक जो है बंगाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। तो लखनऊ अधिवेशन था, जबकि अंबिका चरण मजूमदार जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वहाँ पर राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार के एक नेता थे, किसान नेता, वो आते हैं और गांधी जी को परिचित कराते हैं और उनसे चंपारण चलने के लिए अनुरोध करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 में। ठीक है, तो आज़ादी से लगभग 4 वर्ष पूर्व सुभाष चंद्र बोस ने भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर में की थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, जबकि राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना के अर्थ में भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत एवं आधुनिक भारत के जनक जो हैं वो राजा राम मोहन राय थे, क्योंकि इन्होंने सती सिस्टम या सती प्रथा को बेंटिक के टाइम में एबॉलिश किया था, ख़त्म किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? तो ऑप्शन पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। ये प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका गठन 1948 में हुआ था। 47 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ और हैदराबाद के निजाम ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहा, लेकिन ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है इसको 5 दिन तक टोटल लड़ाई चली और 1948 में हैदराबाद राज्य को भारत का हिस्सा बना लिया था। वर्तमान में हैदराबाद की राजधानी जो है वो मतलब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950, असम 26 जनवरी 1960, पंजाब 1 नवंबर 1966 और हिमाचल प्रदेश 1971 25 जनवरी को भारत में मिलाया गया। फिर से देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल 1950 में 26 जनवरी को, असम 26 जनवरी को ही, लेकिन 1960 में, पंजाब 1966 1 नवंबर को और 25 जनवरी को 1971 में हिमाचल प्रदेश को भारत में मिलाया गया। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनी मिशन से संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनी मिशन के संबंध में कौन सा गलत है। तो इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था, ये सही है। यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम है, ये जो है ये बात गलत है। भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए रखना जो है ये सही था और इस समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। तो जो आपका JNNURM स्कीम थी वो 2005-06 से शुरू हुई थी और 7 वर्ष इसकी अवधि रखी गई थी। इसके अंतर्गत क्या था कि प्रत्येक शहर के लिए जल आपूर्ति, सीवर प्रणाली, सफाई, ठोस अपशिष्ट, शहरी परिवहन, नगरीकरण, विरासत संरक्षण इत्यादि को ध्यान देना था। छत्तीसगढ़ की उभयनिष्ठ सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ लगता है। ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र से टच होती है, उड़ीसा के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ भी टच होती है। ठीक है, और बिहार के साथ जो है छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है, तो ये बात ध्यान देना है। आप चाहें तो मैं आपको मैप दिखा सकता हूँ छत्तीसगढ़ का, ठीक है, या आप लोग खुद देखिएगा, असेसमेंट करिए। अगला प्रश्न है कि भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो क्या बनाती हैं? अच्छा, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं लिखा है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख बनाती हैं। ठीक है, रीज़न है क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ए और आर बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत क्या है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के दुर्ग जिले से निकलती है और 805 किलोमीटर लंबी है और ये जो है तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि कावेरी जो है वो दक्षिण में गंगा के समान पूजनीय है, इसलिए उसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर है? तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, क्योंकि मैं गोरखपुर का हूँ। राप्ती नदी जो है गोरखपुर के तट पर अवस्थित है और ये जो है राप्ती नदी नेपाल के दक्षिणी भाग में लघु हिमालय श्रेणी यानी कि धौलागिरी के दक्षिण से रुकुमकोट के समीप निकलती है। गोमती एक स्थलीय नदी है, इसका उद्गम क्षेत्र पीलीभीत दलदली क्षेत्र यानी कि फुलहर झील से है। गोमती नदी के किनारे सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर इत्यादि शहर बसे हुए हैं। सरयू नदी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहती है, आपको पता भी होगा, इसी को घाघरा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलने के बाद यह छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। गंडक क्या है? ये भी नेपाल के धौलाधार शिखर से निकलती है और महाराजगंज कुशीनगर की जिला से बहती हुई पटना के निकट मिल जाती है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर एक कृत्रिम झील है, वही गोविंद वल्लभ पंत सागर है। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है। तो तात्कालिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सिक्किम जो है वो ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं में आज भी मुझे लगता है सर्वोत्तम ही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका नाम मार्च 2014 के लिए निर्यात हेतु उत्कृष्ट नगरों में नहीं रखा गया था। तो पुराना प्रश्न है, इसको छोड़ेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। जैसे लौह अयस्क कुद्रेमुख में होता है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज कोरापुट में होता है, ये गलत है। कोरापुट में मैग्नीज नहीं होता है, जो है कोरापुट में मुख्य रूप से बाक्साइट होता है। बाक्साइट नहीं, बाक्साइट होता है। कोयला जो है सिंगरेनी में होता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तांबा क्षेत्री में होता है या खेतरी में होता है, बेसिकली खेतड़ी बोलते हैं, ठीक है, खेतरी लिखा हुआ है। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। तो नवग्राम तेल क्षेत्र जो है वो गुजरात में स्थित है। तो नवग्राम याद रखेंगे, गुजरात में है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। गुजरात तटीय क्षेत्र देश का लगभग 18% तेल उत्पादन करता है, जिसमें अंकलेश्वर है, खंबात, कलोल, सनंद, नौग्राम, महसाणा, बचारजी, ल्यूनेज अथवा गांधार क्षेत्र शामिल है। तो ये सारे क्षेत्र हैं वहाँ के। महावेली गंगा कहाँ की नदी है। तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा सबसे बड़ी नदी है, इसका क्षेत्र उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला है कि मानसूनी वन, विषुवतीय रेखीय वन, भूमध्यसागरीय वन और कोणधारी वन में कौन कौन से पौधे होते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जो विषुवत रेखीय वन होते हैं, यानी कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं, वहाँ पर आपके सागौन, साखू, इस तरह के चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, जो विषुवत रेखीय उसमें महोगनी और रोजवुड होता है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन था। मानसूनी वन में हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, हम लोग का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखिए सागौन, साखू होता है। और मानसूनी वन है, यानी कि मानसूनी वर्षा भी होती है। विषुवत रेखीय यानी कि आप साउथ में चले जाओगे अगर, तो वहाँ पर महोगनी, रोजवुड, इस तरह के वृक्ष पाए जाएंगे। साउथ मतलब केरला इत्यादि क्षेत्र में, ठीक है। भूमध्य सागरीय की बात करेंगे तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आलू बुखारा, जैतून, जैसे इटली विटली है, ठीक है ना, वो शहर हैं जहाँ पर भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक ना। तो रसीले फल भी होते हैं वहाँ, तो वहाँ पर आड़ू या आलू बुखारा, प्लम जिसको बोलते हैं, और जैतून इत्यादि। जैतून को आप जानते ही होंगे कि ऑलिव बोलते हैं, ठीक है। कोणधारी वन क्या होते हैं, जो कोनिकल फॉरेस्ट होते हैं, ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है ना, चीड़, फर इत्यादि, जिनकी मुलायम होती हैं लकड़ियाँ, देखने में काफ़ी चौड़े चौड़े वृक्ष लगते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 2010 का एक डेटा दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए हैं। तो लोक नगरीय सातत्य यानी कि जो लोक नगर की कॉन्टिन्यूटी है, उसके विचार को मैक्सिको में किए गए अध्ययन पर रॉबर्ट रेडफील्ड ने 1941 में प्रतिपादित किया। तो रट लीजिए इसको, क्योंकि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं, टिपिकल क्वेश्चन, तो डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो जानना होता है। और बाकी इस तरह के प्रश्नों के आने की संभावना में आपको अगर आंसर पता है तो 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। तो इस तरह के प्रश्नों को कहीं लिख करके नोट डाउन कर लीजिए और रट लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो जाम्बिया कंट्री को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर जाम्बिया की बात करें, ठीक है, तो हालांकि थोड़ा मैप ख़राब मिला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलावी है, ठीक है, यहाँ पर जिम्बाब्वे है, यहाँ अंगोला है, ठीक है। परंतु ये थोड़ा भी बोत्सवाना से बाउंड्री नहीं टच कर रहा है, यानी कि ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये अलग है, ठीक है। थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आइडिया लग जाएगा। देखिए बीच में नामीबिया घुसा हुआ है, थोड़ा जिम्बाब्वे घुसा हुआ है, तो बोत्सवाना से बाउंड्री नहीं लगती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, उतना क्लियर मैप नहीं है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बोत्सवाना के साथ जो है बाउंड्री नहीं लगती है, ठीक है। बाकी किसके साथ लगती है, तो मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और नामीबिया के साथ लगती है। भू आबद्ध देश है, यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। तो इलाहाबाद जो है या प्रयागराज वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। किन राज्यों का निर्माण का सही आरोही क्रम देखा जाए, तो सबसे पहले नागालैंड बना था 63 में, फिर मेघालय बना 72 में, फिर सिक्किम बना 75 में और अरुणाचल प्रदेश 87 में बना। तो याद कर लेंगे सबका फॉर्मेशन ईयर। निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए झारखंड का, तो इनका जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत आय से
औसत मतलब लिंगानुपात से ऊपर है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात कितना है, तो 943 है, जबकि झारखंड में लिंगानुपात 948 है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा का निम्नतम अंतर है, तो मेघालय जो है वहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों ही शिक्षा बराबर प्राप्त करते हैं, तो इन लोगों में मिनिमम अंतर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी, तो 2001 से हम लोग को मतलब नहीं है, 2011 में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है केरल की है 92.2%। 2001 की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को 2011 से मतलब है। तो 2011 में साक्षरता दर जो थी वो 67.7% थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जो कि उड़ीसा से कम थी। ठीक है, अब बात आती है निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था, तो 1951 में लिंगानुपात 946 था, यानी कि 946 जो महिलाएं थीं वो 1000 पुरुष या मर्दों पर थी। ठीक है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला किया था, मतलब कितनी न्यूनतम परसेंटेज किसमें पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ है, तो नागालैंड में जो है 2001 से 11 में पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई है बल्कि डिक्रीज हो गई है। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्रथम नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है, तो ये लोक परंपरा के विचार से विशेषीकृत किया जाता है। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो लोक परंपरा के विकास से विशेषीकृत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है, तो वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और संत रविदास नगर जो है ये भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है, यानी कि घटता हुआ क्रम है। वाराणसी में सबसे बड़ा एरिया है, फिर आता है गौतम बुद्ध नगर जिसको ग्रेटर नोएडा कहते हैं, फिर आता है बागपत जो कि मेरठ के बगल में, और फिर आता है संत कबीर नगर, संत रविदास नगर जिसको भदोही बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा एरिया जो है भदोही का आता है इसमें। निम्नांकित में से भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है रिपब्लिक का वो भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, और 52 से 61 तक जो है 62 तक बेसिकली भारत के राष्ट्रपति के बारे में सारा कुछ वर्णन है। ठीक है, फिर आता है नीति निर्देशक तत्व में से देखते हैं कि भारत का भाग, संविधान का भाग दिया हुआ है और इसके बारे में प्रश्न जो है पूछे हुए हैं कि 15वां भाग किससे रिलेटेड है, तो निर्वाचन या इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 18वां किससे रिलेटेड है, तो आपात उपबंध से रिलेटेड है। राजभाषा कौन सा है, तो 17वां जो है राजभाषा है। और कुछ वर्गों के विशेष संबंध किसमें है, तो 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है 16वें पार्ट में है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। केंद्र राज्य की कार्यपालिका आपात उपबंध, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आहूत जो है संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और 118(4) में दिया गया है कि लोकसभा जो है इसकी अध्यक्षता करेगा, जबकि बुलाने का जो है दोनों ही सभाओं को, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का 108 आर्टिकल में गिवन है कि राष्ट्रपति जो है आहूत करता है। गरीबी, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न देखते हैं कि कथन कहता है कि शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर, तो स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी कि शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ये तो सही है। ठीक है, दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है, ये भी सही है, लेकिन शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है इसीलिए शिक्षा का स्तर निम्न होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, तो मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है किसके द्वारा, तो घरेलू उपभोक्ता जो व्यय करता है, यानी कि हम लोग जो कंज्यूमर हैं जो व्यय करते हैं उस पर निर्भर करता है गरीबी का स्तर। अगला प्रश्न है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन यानी कि वाटर एक्ट बेसिकली कब आया था, तो 1977 में वाटर सेस एक्ट आया था। ठीक है, याद रखेंगे कि इसमें क्या क्या था कि जल प्रदूषण का निवारण नियंत्रण था, जल की स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता बनाए रखना और उसे पुनर्स्थापित करना, जल प्रदूषण के निवारण नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्रीय एवं राज्य बोर्डों का गठन था। अगला हम लोग कर रहे हैं
इसमें अगला प्रश्न देखते हैं 59 वाला कि विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है, तो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मूंगफली कहाँ की मुख्य फसल है, तो ये गाम्बिया जो है, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ की मुख्य फसल है। और गाम्बिया जो है टोटल देश के सकल घरेलू उत्पादन में मूंगफली उत्पादन का 6.9% रखता है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, तो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र देश में 20 है। नाम क्या क्या है देख लेते हैं। पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी मैदान है, दक्कन का पठार है, उत्तरी मैदान है, केंद्रीय मालवा उच्च भूमि है, दक्कन पठार गर्म अर्ध शुष्क क्षेत्र है, दक्कन पठार और पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट तमिलनाडु के पठार है, उत्तरी सादा गर्म उप आर्द्र क्षेत्र है, केंद्रीय उच्च भूमि है, पूर्वी पठार छत्तीसगढ़, पूर्वी छोटानागपुर पठार, पूर्वी सादा, पश्चिमी हिमालय बंगाल और असम के मैदान, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिल, पूर्वांचल, पूर्वी तटीय सादा, पश्चिमी घाट और तटीय मैदान, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है इसमें प्रमुख है। अगला है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो यहाँ पर जो योजना आयोग है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन होता है, लेकिन योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो आपका एक वैधानिक रूप से किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक फैसला था, संकल्प था। कहता है फैक्टर कॉस्ट पर इस जीडीपी की समृद्धि दर अधिकतम किस वर्ष थी, तो ये क्वेश्चन स्किप करना है क्योंकि ये पुराने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है विज्ञान का कि तड़िक चालक को बनाने में लोहे की छड़ों को अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है, क्योंकि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडल परिस्थितियों में सरलता से आकृतिकृत नहीं होता है। तो दोनों ही एक्सप्लेनेशन जो है और करेक्ट है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, एंगुलर मोमेंटम पर नहीं करता है। ये काम करता है लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है कि पीछे की ओर थ्रस्ट लगता है, आगे की ओर रॉकेट चल देता है। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और द्रव अमोनिया कब कब प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर जो नाखून पॉलिश में अपसारक है वो आपका एसीटोन होता है आई थिंक, तो ए का 2 मैं लगाऊंगा और उस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एसीटोन नाखून पॉलिश में अपसारक होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक होता है, अर्थात फायर एक्सटिंग्विशर होता है, मतलब आग लग गई तो उसको बुझाओ। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका CCl4 जो है फार्मूला है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है घाव की मरहम पट्टी करता है, H2O2 बोलते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड की छोटी बोतल कहीं आपने देखी होगी, जब कट वट जाता है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसको लगाएंगे आपको। और द्रव अमोनिया जो है वो कूलेंट की तरह से या प्रशीतक रेफ्रिजरेंट की तरह से वर्क करता है। कौन सा तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीड़ों को पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं, तो कई सारे पौधे हैं, जैसे नेपेंथीज नाम है, ठीक है ना। उसके बाद आपका विचर एक नाम है, पिचर प्लांट, पिचर PITCHER मतलब घटपर्णी जिसको बोलते हैं, पिचर प्लांट, ठीक है। और इसी तरह से अन्य भी कई सारे पौधे हैं जो कि खूबसूरत अपने फूल खिलाए रहते हैं, कांटों जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जैसे ही कीड़ा उस पर आता है आकर्षित होकर बैठता है, लसलसा पदार्थ उसके पैर में लगता है और फिर जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है फूल का, ठीक है, और कीड़ा उसमें मर जाता है। उससे वो लोग नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो नाइट्रोजन जहाँ पे कम होता है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न है कि वह क्रिया इसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, इसको बहुत आसान प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आपको पता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक अंग होता है जिसकी ऐसे अंगुली नुमा संरचना इसमें पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो आलू में जो तना है, आलू खुद एक तना है, तो उसी को खाने के काम में हम लोग लेते हैं सदियों से। पेशी थकान के लिए कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक एसिड जुट जाता है। अगर कभी आपको पेशी में थकान लगती है तो लैक्टिक एसिड के वहाँ पर जमा होने से लगती है, ठीक है। तृतीय प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए, तो DPT का पूरा फुल फॉर्म है आपका रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस, यानी कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। तो डिप्थीरिया को रोहिणी भी बोलते हैं, कुकुर खांसी को पर्टूसिस और टिटनेस के लिए दी जाती है, ठीक है। DPT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा भी है, डिप्थीरिया, हीमोफिलिस पर्टूसिस और बैक्टीरियम टिटेनी के द्वारा वहित होती है। किसके चयापचयी
प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? चयापचयी मतलब मेटाबॉलिज्म कह लीजिए, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वसा के चयापचय से 9.3 किलो कैलोरी जो है प्राप्त करते हैं, सॉरी 9.3 कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में हुई थी, ठीक है। वर्तमान में भारत में कई सारे कृषि विद्यालय स्थित हैं, अब इसका डेटा मैं आपको नहीं बताऊंगा। मसालों का बागान जो है वो कहाँ स्थित है? तो केरल में मसालों का बागान स्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये भी कि मसालों का जो है 98% काली मिर्च आज भी वो वहीं वास्को डी गामा जहाँ पहुँचा था वहीं से आता है, यानी केरला से आता है। गेहूं की अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये बदलता रहता है डेटा, तो ये पुराना डेटा है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस जो है वो व्यावसायिक स्रोत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये भी बायोगैस भी व्यावसायिक स्रोत हो सकता है। घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन जो है, ठीक ना, मेथ एथ प्रोब्यूट यानी कि C2H8 या जो भी इसमें लगेगा, ठीक, वो जो है आपकी ब्यूट C2 नहीं, C4 3 2 5 2 7 2 9 1 10, तो C4H10 जो है वो आपका ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये 94% तक या 90+% जो है पाई जाती है एलपीजी में। एलपीजी में जो गंध आती है, बेसिकली ब्यूटेन जो है वो तो गंधहीन गैस है, तो उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ठीक, या एथाइल मरकैप्टन। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि कौन सी है? तो जो मन्नार की खाड़ी है वो यूनेस्को द्वारा सत्यापित जो है सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से जैव निधि है, जो 1989 में इसको जैव मंडल आरक्षण का दर्जा मिला था। 89 में 2 को मिला था, सुंदरवन मन्नार की खाड़ी, और 88 में नंदा देवी, और सबसे पहले 86 में नीलगिरी को मिला था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशेषता रखता है? तो यहाँ पर वालपराई दिया हुआ है कोयम्बटूर का, इसको 7वां स्वर्ग भी कहा जाता है। ये हरे भरे पेड़ पौधों के लिए ज़्यादा जो है जाना जाता है। 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर आयाम के एक घन के सभी फलक हरे रंग के रंग दिए गए हैं। 64 इकाई घनों में काट दिया गया है। कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 फलक हरे रंग के होंगे? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, सीधे देख लीजिए कि 2 फलक अगर रंगे हुए हो तो n-2 × 12 करके फॉर्मूला होता है। तो सीधे यहाँ पर रख देना, n की वैल्यू है 4, 4 - 2 यानी कि 2 × 12 बराबर 24 घन जो होंगे वो 2 फलक पर रंगे हुए होंगे। अगला है एक सारिणी में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। A B को छोड़ करके C, D को छोड़ करके E, फिर N के बाद K है, ये तो फंस गया मामला। H I J को छोड़ करके K L M को छोड़ करके N, ठीक है। R S T U को छोड़ करके V, R S T U V, W X Y Z A आना चाहिए। तो यहाँ पर Z आ रहा है, R S T U 3, V X Y, मेरे हिसाब से तो A आना चाहिए। अब इसमें किस हिसाब से किया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, देख लेते हैं कि A में 2 जोड़ा, ठीक है, इसमें 3 घटाए 3, अच्छा इसमें 3 4 जोड़ा, तो V, ठीक है, W X Y Z, ठीक है, सही कर रहा था। अगला है कि परफेक्ट को इस तरह लिखते हैं, तो ऐसे कैसे लिखेंगे? तो देखिए सीधा बनाते हैं कि परफेक्ट है, इससे डिफरेंस देखना शुरू करते हैं कि कैसे क्या किया है। तो P का R कर दिया, E का G कर दिया, T का इस प्रकार 2 बढ़ा दे रहा है। तो जो भी अक्षर लिखना है B C D, D से शुरू होगा, R S T, दूसरे नंबर पर T होगा, तो ऑप्शन D जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयत पूछा हुआ है, तो आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, यानी कि लंबाई बड़ी हो चौड़ाई छोटी हो, या चौड़ाई अधिक हो लंबाई छोटी हो, ठीक है, इसको बोलते हैं आयत। तो कितने आयत है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, फिर 5 है, 6 है, ठीक, फिर आपका 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक, और देखते हैं 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो ऑप्शन तो सी ही आ रहा है, यानी कि केवल 11 तक आ रहा है, मैंने ज़्यादा गिन दिया है, तो मुझे तो इनाम मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, कौन कौन से आए थे, आसान प्रश्न है, गिन लेंगे इसको।
विषम आकृति पूछा है कौन सी है, तो सी जो है विषम आकृति है। क्यों? क्योंकि आपको दिखने में भी लग रहा होगा कि एक छोर से दूसरे छोर तक दोनों में काटा हुआ है, तीनों आकृतियों में, और बीच में कोई एक डंडी लगी है, तो इसमें जो है बीचे बीच में कोई डंडी वंडी किनारे तक नहीं काटी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है कि HORSE को इस तरह लिखते हैं तो टाइगर को क्या लिखेंगे? आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला, +2 1 2 3 4 5 हो रहा है तो सेम कर देना है। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर बताना है, जैसे ए के बाद जेड आया है, ई के बाद वी आया है, तो जे के बाद क्या आएगा? तो IR, जे आई का आर होता है और जे का क्या होता है? जे का होता है क्यू, जे का क्या होता है? क्यू, ठीक है ना। तो जे का होता है क्यू, यानी कि अपोजिट अक्षर लिखा है, जैसे ए का जेड होता है, ई का वी होता है, तो जे का क्यू होता है, आई का आर होता है, इस प्रकार एफ का यू होता है, ठीक है ना। इस प्रकार जो है सारे अपोजिट अक्षर लिखा हुआ है। फिर 2 दूनी 4, 3 तिरिक 9, 5 25, 6 के 36, 7 7 49, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 11 का 121, यानी कि प्राइम नंबर टाइप का लिख रहा है, यानी कि 2 का लिखा है, 3 का लिखा है, 5 का लिखा है, ऑब्वियसली 7 का लिखेगा तो 49 आ जाएगा, और फिर 11 का लिखेगा क्योंकि 9 तक प्राइम नंबर नहीं आता है, 10 भी नहीं है, 11 है, फिर 13 है, फिर यहाँ पर 289 यानी कि 17 होगा, ठीक है। अगला है लुप्त अक्षर बताना है, तो कल भी मैंने इस तरह के सवाल कराए थे कि ए के बाद क्या आ रहा है? सी आ रहा है, देखिए यहाँ पर सी है, ठीक है, और सी के बाद क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है, तो ए बी, ए सी, ए, फिर बी, फिर सी, ए है तो बी आएगा, बी आएगा, फिर सी आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए सी आएगा। इस प्रकार जो है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। निकाल लेंगे बाकी देख करके। यहाँ पर कहता है ए बराबर 2 है, बी बराबर 4, सी बराबर 6 है, तो प्रीवेंट का अंकमान कितना होगा कि ए को अगर 2 दिखाएं, बी को अगर 4 दिखाएं, सी को अगर 6 दिखाएं, ठीक है, यानी कि जितना जो अक्षर है उसका 2 गुना दिखा रहे हैं। तो MNOP, ओ का होता है 15, पी का होगा 16, 16 का हो जाएगा 32, रुकिए 16 का हो जाएगा 32, ठीक। आर का होता है 18, 18 दूनी 36, ई का होता है 5, 5 का हो जाएगा 10, वी का होता है 22, 22 का हो जाएगा 44, ई का होता है 5, 5 का हो जाएगा 10, एन का होता है 14, 14 का हो जाएगा 28, और टी का होता है 20, 20 का हो जाएगा 40। इसी को जोड़ना है आपको, तो 20 ये हो गया, 20 40 60 हो गया, ठीक है, 60 60 120 हो गया, 120 और 70 190 हो गया। 8 कहीं कम पड़ रहा है तो देख लीजिए, कहीं गुड़ा उड़ा में कुछ जोड़ में कुछ गड़बड़ होगा, जोड़ जाड़ के जो है 200 जो है नंबर, हाँ ठीक तो है, आ तो रहा है, ठीक है, 190 नहीं 200, तो 200 जो है नंबर हम लोग का आ जा रहा है जोड़ने पे। जोड़ लीजिए एक बार, सही जोड़ा है बिल्कुल, ठीक है, तो 200 जो है जोड़ने पर आ जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? समसामयिकी का प्रश्न देखते हैं, तो ये सारा कुछ पुराना डेटा है, तो इसमें कुछ भी हम लोग को जो है नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ 2018 के पहले का ही डेटा दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग को विविध का पोर्शन करना है, और विविध का पोर्शन कहाँ से शुरू है वही देखना है। ठीक है, तो विविध यहाँ से शुरू है। कौन सा देश की यात्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने को 2014 में की गई थी? तो बी नीदरलैंड की गई थी। अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर उपचुनाव के बारे में पूछा है, कोई मतलब नहीं, 2014 में खुशवंत सिंह द्वारा दिवंगत हुए एक पुस्तक लिखी गई, तो उसका नाम था द गुड, द बैड एंड द रेडिकुलस। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितनी संख्या थी? तो जब जितनी थी उससे बढ़ चुकी है, तो करंट का क्वेश्चन हम लोग नया देखेंगे। प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना तो इलाहाबाद में हुई थी, 1917 में हुई थी, कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो नित्यानंद स्वामी जी जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे। कालिंजर का किला कहाँ है? तो बांदा में जो है कालिंजर का किला स्थित है, जो कि अकबर का किला था। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? तो चमड़ा उद्योग कानपुर में फेमस है। आगरा और कानपुर दोनों में ही फेमस है। तो देखिए, इसमें केवल कानपुर था, इसमें आगरा कानपुर दोनों है, तो दोनों ही जगह पर फेमस है चमड़ा उद्योग। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इबोला वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है? तो इबोला वायरस का नाम एक नदी के नाम पर लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इबोला वायरस जो है वो संक्रामक वायरस है, जो कि क्रुक बैट नामक चमगादड़ से फैलता है। अगर उसके खून के संपर्क में कोई आता है तो उसको इबोला वायरस होने की परेशानी हो सकती है। 1976 में सर्वप्रथम सूडान और कांगो में इसकी खोज की गई थी, और वहीं पे एक इबोला कांगो की सहायक नदी है जो कि बहती है, उसी से इसका नाम लिया गया था। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार किसके लिए जाता है? तो केंद्रीय
तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों और निजी क्षेत्र में चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, सही है। मिर्जापुर कालीन के लिए है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए। आगरा जो है चमड़े उद्योग के लिए फेमस है, जबकि रामपुर चाकू और कैंची के लिए फेमस है। भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कथक कहाँ होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और मोहिनीअट्टम केरल में होता है। इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाया है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान जो है कहाँ पर है? तो जोधपुर में एरिड इंस्टीट्यूट है, या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। 12% भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय शुष्क भूमि के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, अब हम लोग का जो अगला पेपर होगा वो समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का 2013 का पेपर होगा। एक पेपर हम लोग 50 मिनट में पूरा खत्म कर चुके हैं। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।